लास्ट टाइम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताया था, लगभग कंप्लीट हो गया ना प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर बता दिया, डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक सेल से, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ, और एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस बता दिया है। देन इसके बाद सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन पेज नंबर 128 पर जो दिया हुआ है, ठीक है। सेल एनवेलप और इसका मॉडिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले समझना है सेल एनवेलप किसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। मतलब सेल में बाहर जितना भी बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री ऑफ सेल, जितनी भी बाउंड्री है, जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल, देन उसके बाहर एक चीज़ है ग्लाइकोकैलिक्स, जो अभी आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनिमल सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके बाहर भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ में मिलेगा आपको। और बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा है। और क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आउटर जितनी भी बाउंड्री मैंने आपको बताया, सेल में जितना भी आउटर मोस्ट लेयर है, जितनी भी लेयर सेल में होती हैं, सबको मिला के क्या बोलते हैं, सेल का एनवेलप। ऑल द लेयर्स विच सराउंडेड सेल, सारी लेयर जो सेल को क्या करती हैं, सराउंड करती हैं, उनको बोला जाता है सेल एनवेलप। समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको सेल एनवेलप बैक्टीरिया को लेकर के बताया गया है। किसको लेकर बताया गया है, बैक्टीरिया को लेकर के। समझ में, बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बताया है आपने। तो सबसे पहले यहाँ पर सेल एनवेलप क्या है, कंटेन, इसमें 3 लेयर्स होती है सेल एनवेलप में। बैक्टीरिया में, जो कि बुक में बैक्टीरिया का समझा रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में कितना लेयर्स है, 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इन्हीं तीनों को एक वन बाय वन समझना है। सेल एनवेलप में जो 3 लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर क्या मिलेगा, आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ये सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट। और सबसे अंदर लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये है जैसे द इनर मोस्ट लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है, नोट करते रहिए। तीन कवर होते हैं। क्वेश्चन आता है सेल एनवेलप में कितनी लेयर्स होती है बैक्टीरिया में, वो बताएंगे 3 लेयर्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की आप सारे सेल में नहीं है, क्योंकि जहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा वहाँ 2 ही लेयर रहेगा। जहाँ सेल वॉल नहीं रहेगा वहाँ 2 ही लेयर रहेगा। प्लांट में है तो 3 लेयर्स हो जाएगा। ये बैक्टीरिया का अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 लेयर्स होती है टोटल, हो जाए। अब एक एक करके ग्लाइकोकैलिक्स कोई बताएगा, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का मीनिंग क्या है, हाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझते रहिए, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ठीक है। ये सबसे, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। बैक्टीरिया में सबसे बाहर कवरिंग, सेल वॉल के भी बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। किस चीज का बना हुआ है, इट इज मेड बाय म्यूकोपॉलीसैकेराइड। आप कह सकते हैं ये पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का बना एक कवर है। किसका बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली में इसको पूरा बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, समझ में आ गया। तो इट इज मेड बाय म्यूकोपॉलीसैकेराइड। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोकैलिक्स इस चीज की का केमिकल कंपोजिशन क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में देखिए ग्लाइकोकैलिक्स का पहला फंक्शन तो जो सबसे बाहर की लेयर है ये, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटेक्शन में मदद करेगा। लेकिन जो मेन फंक्शन इसका है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। एक सेल दूसरी सेल को कैसे पहचानती है,
अगर एक सेल को दूसरी सेल को, दो सेल को आपस में एक दूसरे को पहचानना है, ठीक है, क्या ये हमारी टाइप की सेल है, कैसे पहचानेंगे? बाय द ग्लाइकोकैलिक्स। समझ में आ रहा है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जब टिश्यू बनता है तो होता क्या है, एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है ना, टिश्यू में क्या होता है, सेम सेल्स का ग्रुप होता है। तो सेल्स कैसे पहचानते हैं कि एक जैसी सेल्स है? ग्लाइकोकैलिक्स होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन, इसका फंक्शन क्या हुआ? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। दूसरा फंक्शन आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो है, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, उसमें एस जो स्ट्रेन होता है, एस स्ट्रेन, उसके चारों तरफ क्या होता है? कैप्सूल होता है ना। एस स्ट्रेन के चारों तरफ क्या होता है? एक आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, एक कवर होता है। वो कवर किस चीज़ का बना है? ग्लाइकोकैलिक्स का। एस स्ट्रेन वायलेंट क्यों है? बोलते हैं एस स्ट्रेन कैसा था? वायलेंट था ना। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो एस स्ट्रेन था वो क्या था? वायलेंट। आर स्ट्रेन क्या था? नॉन वायलेंट। मतलब ये डिजीज कॉज कराता था, डिजीज कॉज नहीं कराता था। तो डिजीज कॉज क्यों कराता था? क्योंकि इसके चारों तरफ में पॉलीसैकेराइड का बना हुआ कवर है। याद आ रहा ना? पॉलीसैकेराइड का कवर है, ठीक है। वो कवर क्या था? यही है ग्लाइकोकैलिक्स, यही कवर है। ये जो है डिजीज कॉज कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि ये बॉडी में जब जाएगा, एस स्ट्रेन जब माइस की बॉडी में एंटर किया जाता था तो माइस का इम्यून सिस्टम उसको नुकसान नहीं पहुंचाता था। मतलब माइस का इम्यून सिस्टम उसको डाई नहीं कर पाता था। माइस का इम्यून सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन जाता है तो वो डाई कैसे करता है, कैसे मर जाता है? जानते हैं? अपने आप मर जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारता है। इम्यून सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी में जो WBC है उसको क्या करती हैं? मारने का काम करती हैं। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करेगा? वो बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ ए होस्ट सेल। समझ में आ रहा है? किसी होस्ट के, हाँ बताइए। एंटीबॉडी भी होता है, वो अलग चीज़ है। क्या करें? एंटीबॉडी ना, तो एंटीबॉडी ठीक है, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या है बताइए? प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन से जो बी सेल बनाती है उसको, वही तो है ना, बी सेल बनाती है। वो तो मेमोरी सेल है, वो आप जो कह रहे हैं ना, वो मेमोरी सेल है। बी सेल दो तरीके का सेल बनाता है, मेमोरी सेल बनाएगा, एक प्लाज्मा सेल बनाएगा। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा, मेमोरी सेल पहचानने का काम करती है। वो बनी हुई ऐसी रखी रहती है, अगली बार जब इन्फेक्शन होता है तो मेमोरी सेल पहचान लेती है कि एक बार ये आ चुका है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को क्या करता है? होस्ट सेल के, मतलब होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ दूसरा फंक्शन लिखेंगे, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इम्यून सिस्टम। किसी ऑर्गेनिज्म के इम्यून सिस्टम से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब इसका ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसकी थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो काफ़ी, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर दो फॉर्म में होती है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज है, ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है? लूजली अरेंज। और एक जगह ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो सकता है? टाइटली अरेंज। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज है तो इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। अगर वो टाइटली अरेंज है तो इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोला जाता है? कैप्सूल।
तो ग्लाइकोकैलिक्स का अरेंजमेंट कैसा है कि ग्लाइकोकैलिक्स टाइटली अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है बैक्टीरिया के चारों तरफ, ये लूजली अरेंज है। तो अगर लूजली अरेंज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर टाइटली अरेंज है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। दो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स में may present in two stages, दो स्टेज में हो सकता है। इसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहला क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा? टाइटली अरेंज या फिर कॉम्पैक्टली अरेंज। ग्लाइकोकैलिक्स काफी कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। कॉम्पैक्टली समझ लेना, टाइटली अरेंज होगा तो कैप्सूल बनाएगा। और अगर दूसरा फॉर्म इसका क्या है? स्लाइम लेयर। यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज, ठीक है। तो दो फॉर्म में हो सकता है। ये बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से बचाने का काम करता है ग्लाइकोकैलिक्स। समझ में आ रहा है? तो इसकी थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकती है। समझ में आ रहा है? थिकनेस वेरी कर सकती है। फिर इसके बाद देखिए सेल वॉल। इसके बाद क्या समझना है? सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग सारी सेल वॉल एक साथ पढ़ लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है बैक्टीरिया का पढ़ना। बुक में आपके बैक्टीरिया लिखा हुआ ना, आपको सारा आना चाहिए। आगे आपको सब मिलेगा कि फंगस में सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है। हाँ, तो सारी सेल वॉल एक साथ, कोई जरूरी बैक्टीरिया। तो पहले सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल क्या है? एक तरीके का आउटर मोस्ट कवरिंग है, क्योंकि हर जगह ग्लाइकोकैलिक्स नहीं मिलेगा, ये भी जान लीजिए। एवरी सेल में ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है, सारी सेल्स में नहीं है ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल वॉल को भी क्या बोल सकते हैं? आउटर मोस्ट कवरिंग है ना। ये जहाँ ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है वहाँ पर ये कवरिंग क्या रहेगा? आउटर मोस्ट कवरिंग तो सेल वॉल ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या है? एक कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया। सेल वॉल जो होती है इसका फंक्शन क्या क्या होता है? तो सेल को प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन टू सेल, ठीक है। और इसके बाद शेप देना, प्रोटेक्शन के साथ साथ सेल को क्या करना? शेप प्रोवाइड कराना। और क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का? सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो वैसे सेल वॉल में लिखा हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन। कहाँ लिखा हुआ है? किस पेज नंबर बता रहा है? 130। इसमें जो लाइन लिखी हुई है, देखिए लिखा बोल रहा है सेल वॉल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल वॉल क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। आगे बोल रहा है प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो सेल को बस्ट होने से रोकने का काम कौन करता है? सेल वॉल। देखिए ध्यान से सुनिए, एनिमल सेल है उसको आप वाटर में रख देंगे, एनिमल सेल बस्ट हो सकती है। क्यों बस्ट हो सकती है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आप आरबीसी को वाटर में रख दीजिए, आरबीसी बस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एनिमल सेल बस्ट हो सकती है क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, बाहर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है। प्लांट सेल बस्ट नहीं होती हैं।
बैक्टीरिया बस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये बाहर एक कवरिंग लगी हुई है। तो ये क्या करता है? सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है और सेल को बस्ट होने से बचाता है या सेल को कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स का मतलब समझते हैं? दोस्तों देखिए, ये सेल है, यहाँ पर एक कवरिंग बना हुआ है, जिससे क्या है? ये सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल अपनी शेप में मेंटेन कैसे रहती है? सेल वॉल की वजह से। अगर सेल वॉल ना रहे तो सेल की कोई शेप नहीं रहेगी, सेल की शेप चेंज भी हो सकती है, लेकिन सेल अपनी शेप में कैसे मेंटेन है? सेल वॉल से। तो सेल वॉल जो है सेल को बस्ट होने से बचाएगी। मान लीजिए सेल वाटर जब एब्जॉर्ब करती है सेल, तो सेल का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है ना, तो सेल बस्ट नहीं होगा। और सेल से जब वाटर निकलेगा, जब एक्स ऑस्मोसिस होती है, सेल से जब वाटर लूज होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं ना। तो एक्स ऑस्मोसिस होगा तो सेल पिचक सकती है, तो सेल यहाँ श्रिंक नहीं करेगी बहुत ज़्यादा। कोलैप्स और कोलैप्स का मतलब समझे ना, एक है कोलैप्स और एक है बस्ट। पिचकने से और बस्ट होने से बचाती है। बस्ट होना और कोलैप्स का मतलब पिचकना होता है, ठीक है, श्रिंक करना। तो उसका फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। सेल को बस्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाने का चाहते हैं। अब ये सेल वॉल कहाँ कहाँ पे जमा? ये कोलैप्सिंग कैसे नहीं होगी? वाटर लॉस नहीं हो जाता है तो कोई लिपिड मोटा बना देगा आपको। वाटर लॉस होगा ना। सेल का जो है, क्योंकि सेल वॉल कहीं की वही रहेगी, सेल वॉल कहीं नहीं हट गया, वो हार्ड है, सेल वॉल वही मेंटेन रहेगी। अंदर का मटेरियल होता है। मटेरियल है। आगे देखिए, डिफरेंट प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और जहाँ जहाँ पर सेल वॉल होती है, किस किस चीज़ की बनी होती है सेल वॉल, वो देखिए। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, किस चीज़ का बना होता है सेल वॉल? सेलुलोज, सेलुलोज, ये भी सेलुलोज, नोट कर लेना है, ये भी सेलुलोज। और किस चीज़ का बना होता है? पैक्टिन और कुछ एंड प्रोटीन्स। एनसीईआरटी का लाइन है ये, और ऐसे आता है प्रोटीन भी होता है सेल वॉल में। प्लांट की सेल वॉल में प्रोटीन भी है, अंडरलाइन करना, ऐसे नोट कर लीजिए। इसके बाद प्लांट हो गया, एनिमल में सेल वॉल नहीं है। बैक्टीरिया में सेल वॉल अभी समझाना है उसको पूरी तरीके से। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होगी। काइटिन क्या है? एक पॉलीमर है, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर है, याद रखिए, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पूरा लिख दे रहा हूँ, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसका ये पॉलीमर है, याद रखना है आपको। मतलब ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? काइटिन बनाएंगे, ठीक है। फंजाई हो गया। इसके बाद बैक्टीरिया में सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। एल्गी की सेल वॉल प्लांट्स में है, हालांकि एल्गी किसमें है? प्लांट्स में, लेकिन एल्गी की अलग तरीके से समझते हैं। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, मैनोज, ठीक है, और गैलेक्टेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट ना याद रखना है। सेलुलोज हो गया, मैनोज हो गया, या मैनेज लिखा गया होगा, जो भी वर्ड लिखा, कौन सा वर्ड लिखा? गैलेक्टेंस, मैनेज, ठीक है, ये मैनेज लिखा है, ANNAS, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और मिनरल्स। कितनी चीजें होती हैं किसकी सेल वॉल में? एल्गी की सेल वॉल में, याद रखना, ठीक है। और कहाँ सेल वॉल होगा बताइए। इसके बाद डाइनोफ्लेजिएट में सेल
सेल वॉल होगा डाई एटम डायनोक्लेजेट प्रोटिस्टा, याद आ रहा प्रोटिस्टा के टर्म। तो इसके बाद देखिए आपको डाई एटम में सेल वॉल मिलेगा, डाई एटम्स यूनिसेलुलर है। डाई एटम्स क्या है? यूनिसेलुलर है ना, बड़े डाई एटम्स ये आपको प्रोटिस्टा में मिलेंगे, एकदम प्रोटिस्टा में है ये। तो डाई एटम की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज और क्या होता है प्लस सिलिका, क्या होता है इसमें? सिलिका। और डायनोक्लेजेट की सेल वॉल डायनोक्लेजेट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। हाँ? ये जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं, समझ में आया? उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। उसमें डाई एटम्स हैं, डायनोक्लेजेट। डाई एटम जो होता है ये पैसिवली फ्लोट करता है और डायनोक्लेजेट के पास अपना खुद का फ्लैजिला है, वो एक्टिवली फ्लोट करता है। माइक्रोस्कोपिक कैसे कर सकते हैं, ठीक ये हो गया। जिसके बाद यूग्लिना में सेल वॉल होती है कि नहीं होती है? यूग्लिनॉइड्स नहीं होती है। प्रोटीन का बना एक लेयर है दैट कॉल्ड पेरिकल। यूग्लिना में प्रोटीन का बना हुआ बाहर एक लेयर है जो कि फ्लेक्सिबल लेयर है, वो प्रोटीन की बनी होती है, वो सेल वॉल नहीं है। समझ में आ रहा है? वो सेल वॉल नहीं है। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा ना, स्लाइम मोल्ड सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में स्पोर्ट्स में सेल वॉल होती है, याद रखिएगा। स्लाइम मोल्ड्स में जो स्पोर्ट्स बनते हैं, पढ़ लिए, पेज पलट लीजिए, वहाँ स्पोर्ट्स में सेल वॉल है। स्पोर्ट्स जो है उसके स्पोर बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहाँ सेल वॉल होती है। ये क्या एक्सप्रेशन लिख लेना, स्पोर्ट्स ऑफ स्लाइम मोल्ड कंटेन सेल वॉल। और किसका बना है? सेल्यूलोज का। स्लाइम मोल्ड्स में एडल्ट बॉडी या मेन बॉडी में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जो उसके स्पोर्ट्स बनते हैं वहाँ सेल वॉल समझ में आ रहा है? कितनी जगहों पर सेल वॉल है। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल को अलग से समझना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड ग्लाइकन की, तो पेप्टाइड ग्लाइकन क्या चीज है बता रहे हैं इसको? कोई बताएगा पेप्टाइड ग्लाइकन किस चीज का बना हुआ है? केमिकल कंपोजिशन क्या है पेप्टाइड ग्लाइकन का? पॉलीसेक्राइड तो है, ठीक है। और कुछ है उसमें? पॉलीसेक्राइड के साथ साथ कुछ और है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और होता है पेप्टाइड ग्लाइकन में, या केवल कार्बोहाइड्रेट है? हाँ क्या कह रहे हैं? ग्लाइकोजन, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है ही है, वो तो ठीक है, NAGNM होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ है? NAG/NAM कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफाइड फॉर्म है, वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो मैंने आपको NH2 ग्लूकोसामाइन बोला है, ये क्या NAG है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NAD, NAG। ये कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके का। तो क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा पेप्टाइड ग्लाइकन में और क्या होता है? देखिए सेल वॉल किसका? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है दैट इज मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसी का दूसरा नाम यूरिन, क्या बोलते हैं इसको? यूरिन, ठीक है। ये बना होता है पॉलीसेक्राइड, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट और एमाइन्स, अमीनो एसिड्स, दो चीज होती है, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन में कितनी चीजें हैं? इसमें आपको मिलेगा पॉलीसेक्राइड मिलेगा और प्लस अमीनो एसिड्स मिलेंगे, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, उनका चेन मिलेगा अमीनो एसिड का, ऐसे अमीनो एसिड की चेन्स रहती हैं। और अब कौन सा पॉलीसेक्राइड मिलेगा? तो इसमें दो पॉलीसेक्राइड हैं, एक को बोलते हैं NAG नार और एक है नाम, ठीक है। सिंपल पॉलीसेक्राइड नहीं है, साधारण वाले नहीं है, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, समझ में आ रहा है?
तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड यही है नाम नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल, लिखिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ठीक है। और नेम का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल यूरामिक एसिड। एन समझ लेना वो पोजीशन है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप लगा है ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोज के साथ अमीनो ग्रुप लगा है और उस पर क्या है? एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो देखिए होता क्या है, NAG और ये दोनों मिलाकर के क्या बना देंगे? एक्चुअली ये बार बार रिपीट करता है, ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट, जैसे पढ़ते हैं आप सेलुलोज, ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज में क्या होता है? सेलुलोज में ग्लूकोज बार बार रिपीट करता है, ग्लूकोज रिपीट करेगा, आपस में जुड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर NAG और NAM ये क्या होगा? रिपीट करेगा। ये एक सिंगल यूनिट है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का यूनिट क्या है? ये है, यही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करेगी और नीचे की साइड में अमीनो एसिड की चेन लगी रहेगी। इसके साथ भी अमीनो एसिड का चेन रहेगा, इसके साथ भी अमीनो एसिड का चेन रहेगा, आपस में अमीनो एसिड की चेन जुड़ी रहेगी और ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करके चली जाएगी। यही होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। समझ में आ रहा है? तो इतना क्वेश्चन जैसे आएगा तो उसमें यही आपको पूछा जाएगा कि केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो पॉलीसैकेराइड याद रखिएगा और अमीनो एसिड। पॉलीसैकेराइड में कौन से वाले होंगे? ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये हो गया सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया समझ लीजिए। जानते हैं ग्राम का मतलब क्या है? एक साइंटिस्ट थे सर हैंस ग्राम, उन्होंने एक तकनीक डेवलप किया था, टेक्निक। किसके लिए? बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक टेक्निक बताई थी। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग। क्या बोला जाता है? ग्राम स्टेनिंग। समझ में आ रहा है? तो ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग। देखिए अगर मैं वर्ड लिख रहा हूँ स्टेन और एक वर्ड है स्ट्रेन, दोनों में अंतर क्या है? कोई बताएगा स्टेन और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या होता है? आ रहे हैं आप इस पर ये क्या है? सही है। विशेष कलर, अगर कलर करते हैं किसी डाई से अगर आप कलर करते हैं, बैक्टीरिया को कलर किया जाएगा, डाई की हेल्प ली जाएगी, तो स्टेनिंग है। डाई क्या है? स्टेन है, कलर। और ये स्टेन का मतलब होता है वैरायटी। दिस इज द वैरायटी, ठीक है। क्या है ये? वैरायटी है, स्टेन बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो स्टेनिंग अलग है और स्टेन अलग होता है। तो ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, किसने डेवलप किया था? बाय सर हैंस ग्राम। सर हैंस ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेक्निक डेवलप किया था बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो दो तरीके के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेन कैसे करते हैं जान लीजिए। कितने तरीके की आप क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे स्टेन करने के लिए? स्लाइड लेंगे, स्लाइड पर बैक्टीरिया रखेंगे ला करके, कहीं से बैक्टीरिया को ला करके रखेंगे स्लाइड पर। उसके बाद एयर में उसको ड्राई कराएंगे, सूख जाएगा, थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद उस पर 4 तरीके के डिफरेंट क्या मिलाएंगे? रिएजेंट मिलाते हैं, 1 by 1। रिएजेंट का मतलब केमिकल मिलाएंगे, 4 टाइप के केमिकल मिलाएंगे 1 by 1 करके। पहला केमिकल कौन सा मिलाएंगे? स्लाइड पर पहला मिलाएंगे क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट ये डाई है। ये क्या है? डाई है, कलर करने। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू या वॉयलेट, ब्लू या वॉयलेट कलर की डाई है। आपने मिला दिया इस पर। इसके बाद दूसरा मिलाएंगे ग्राम आयोडीन। क्या मिलाते हैं? ग्राम आयोडीन। क्यों मिलाते हैं? मिक्स करने के लिए,
ताकि जो बैक्टीरिया स्लाइड पर रखा है ये फिक्स हो जाए उस पर। समझ में आया? तो फिक्सेटिंग एजेंट होता है, ये क्या है? फिक्सेटिंग एजेंट। थर्ड इसके बाद मिलाते हैं अल्कोहल, एल्कोहल मिलाएंगे, डीकलराइजिंग एजेंट, डीकलराइजिंग, नोट करते रहिए साथ में, एजेंट। अगर कुछ एक्सेस कलर आ गया है, एक्सेस कलर को हटाने के लिए, एक्सेस कलर को हटाने के लिए बैक्टीरिया पर कुछ ज़्यादा कलर आ गया है, उसको हटाने के लिए अल्कोहल मिला दिया जाता है, डीकलराइजिंग एजेंट डिस्कलर कर देता है। समझ में आ गया? अल्कोहल। और लास्ट में मिलाते हैं क्या चीज़? सैफ्रानिन, सैफ्रानिन, सैफ्रानिन। समझ में आ गया? तो प्राइमरी स्टेन ये है, ये प्राइमरी स्टेन है, ये क्या है? प्राइमरी स्टेन, STAIN, प्राइमरी स्टेन यही है। समझ में आ रहा है? अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होगा? जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के कलर को कैप्चर कर लेगा, टेकअप कर लेगा, ले लेगा, वो ग्राम पॉजिटिव, मतलब जो बैगनी कलर का दिखाई देगा, नीला या बैगनी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर स्लाइड में आप रख के बैक्टीरिया देख रहे हैं और जो बैक्टीरिया नीले कलर का या वॉलेट कलर का दिखाई दे रहा है, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया ये वाला कलर ना कैप्चर करके ये वाला कलर कैप्चर करता है, पिंक कलर, इसका कलर कैसा है? पिंक, उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों बोला जाता है ये जान लीजिए। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बोलते हैं? पॉजिटिव का मतलब जो बैक्टीरिया मेन स्ट्रेन को टेकअप करेगा वो पॉजिटिव, और जो मेन स्ट्रेन को टेकअप नहीं करेगा वो नेगेटिव। नेगेटिव वाला बैक्टीरिया पिंक क्यों दिखाई देता है? बिकॉज वो इस स्ट्रेन को, जो मेन स्ट्रेन होता है, प्राइमरी स्ट्रेन यही है, उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा, करेगा बाद में हटा देगा, करता है बाद में हट जाता है, वो सब अलग चीज़ें हैं। इसको पकड़ता है बाद में हट जाता है, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रेन को कैप्चर तो करेगा, लेकिन बाद में वो अल्कोहल डालने पर तुरंत पूरा हट जाएगा। तो कौन सा कलर कैप्चर कर लेगा? सैफ्रानिन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये वाला कलर नहीं कैप्चर किया, फाइनली अंतिम रूप से इस कलर को उसने टेकअप नहीं किया, इसको कर लिया तो नेगेटिव हो गया, और जो इसको टेकअप कर लेगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब कारण को अलग चीज़ वापस सिलेबस में नहीं है कि वो इस कलर को टेकअप क्यों नहीं करता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में क्या है? ये एक प्राइमरी स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन लेगा? प्राइमरी स्ट्रेन, मतलब क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, और ये इसको बोलते हैं काउंटर स्ट्रेन। नीचे वाले स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? काउंटर स्ट्रेन है ये, ठीक है। सैफ्रानिन को क्या बोलते हैं? काउंटर स्ट्रेन। और ये क्या है? सैफ्रानिन। प्राइमरी स्ट्रेन वो है और ये है काउंटर स्ट्रेन। नोट कर लेना। अगला डिफरेंस क्या है? ये तो कलर हो गया कि पॉजिटिव कौन सा कलर ले लेगा? ब्लू, और वो पिंक ले लेगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये होता है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर काफ़ी मोटी होती है, वहाँ पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत पतली है। समझ में आया? तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक। और यहाँ कैसा है? पिंक है। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की तो लेयर है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें इसके साथ साथ एक लिपिड की बनी हुई लेयर और एक लिपिड का, पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर क्या होता है? एक लिपिड का लेयर होता है, ठीक है। वही इसका कारण बनता है। जो पहला कलर हटा देता है सैफ्रानिन को, नहीं ले पाता, किसको? क्रिस्टल वायलेट को छोड़ देता है नेगेटिव वाला, वो लिपिड की लेयर उसका कारण है। अगर लिपिड की लेयर नहीं होती तो कलर नहीं छोड़ता। समझा? जो पहले कलर को नहीं ले पाता, क्रिस्टल वायलेट को लेने के बाद छोड़ देता है उस कलर को, फाइनली किस कलर को ले लेता है? सैफ्रानिन। वो कलर हट जाता है, जैसे अल्कोहल मिलाएंगे वो कलर हट जाएगा पूरी तरीके से। तो लिपिड की लेयर की वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर लिपिड की थिक लेयर है, ठीक है, कंटेन थिक लेयर ऑफ लिपिड। यहाँ ऐसा कोई विशेष लेयर नहीं है, अगर ठीक है
पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पेज नंबर जो 128 पर दिया है कि एक टॉपिक लिखा आपके बुक में सेल एनवेलप और इसका मॉडिफिकेशन। देख रहे हैं, बैक्टीरिया में लिख के समझाया है। बैक्टीरिया में सेल एनवेलप में कितना लेयर? 3 लेयर। कितनी लेयर होंगी? 3 लेयर। बाहर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे क्या होगा? सेल वॉल, उसके नीचे क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो हो गया सेल एनवेलप। मैंने बता दिया सेल एनवेलप में सेल मेम्ब्रेन बताना है ना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बताना है आपको। हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, हो गया सेल वॉल हो गया। अभी सेल वॉल का डिटेल बाकी है। सेल वॉल का डिटेल देखिए यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। पेज नंबर 132 पर सेल वॉल पूरी तरीके से फिर से पढ़ना। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया में सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन समझते हैं। रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ाया, स्टेम का मॉडिफिकेशन बताया सब। तो सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन है कि क्या सेल एनवेलप से क्या चीज़ बनती है, बनता है क्या उससे। तो आपने जो मीजोजोम पढ़ा है, मीजोजोम देखिए, मीजोजोम मैंने आपको बता दिया कि मीजोजोम्स क्या होता है। इसके बाद क्रोमैटोफोर बताया है, क्रोमैटोफोर बताया है, ठीक है। इसके बाद ब्रैजुला बताया है आपको, ब्रैजुला। और क्या हो गया? सीलिया तो इसमें नहीं है, ठीक है। फिम्ब्री बताया, ठीक है। और पिली। ये सारी स्ट्रक्चर किसका मॉडिफिकेशन? सेल एनवेलप का। क्योंकि सेल एनवेलप में कितनी लेयर? 3 लेयर, ठीक है। ये 3 लेयर होती हैं। बाहर की साइड में ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर क्या है? सेल वॉल, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। ये 3 है। ये सारी चीजें जो बनती है, आप बताइए मीजोजोम किससे बनता है? सेल एनवेलप में किस लेयर का मॉडिफिकेशन है? सेल वॉल का मॉडिफिकेशन है कि सेल मेम्ब्रेन का? किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। लेकिन बोलेंगे सेल एनवेलप का, क्योंकि एनवेलप नहीं तो सेल मेम्ब्रेन जो किसका पार्ट है? एनवेलप का तो पार्ट है ना। सेल मेम्ब्रेन एनवेलप का एक हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन हुआ ना। या फिर अगर और ज़्यादा एक्चुअली क्लियर कट समझना है तो किसका मॉडिफिकेशन? सेल मेम्ब्रेन। तो क्लियर कट आंसर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन का है। और आप सेल एनवेलप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लेयर इसमें शामिल हैं। क्रोमैटोफोर सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन, और किसका बोल सकते हैं? सेल एनवेलप भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? फ्लैजिला और फिम्ब्री इसका मॉडिफिकेशन? सेल एनवेलप। समझ में आ रहा है? सेल एनवेलप से बनते हैं। तो मैंने आपको सारे चीज निकाले। प्लांट में रूट हेयर्स किसका मॉडिफिकेशन होता है? रूट हेयर्स। बताइए, रूट पर जो हेयर्स होते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन? या हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है? माइक्रोविली। हाँ, माइक्रोविली सेल से एपिथेलियल टिश्यू पड़ा है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू हम बोलते हैं जहाँ पर जैसे प्यूबोडियल एपिथेलियम है या कॉलमनर एपिथेलियम है। मान लीजिए कौन सा है? प्यूबोडियल या फिर कॉलमनर। तो अगर प्यूबोडियल एपिथेलियम है, उस पर इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना है, वो क्या हो गया? माइक्रोविली हो गया ना। तो माइक्रोविली जो है ना वो सेल का ही मॉडिफिकेशन है। सेल जो होती है उसी का मॉडिफिकेशन क्या है? माइक्रोविली। अब एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो होगा नहीं, तो कह सकते हैं वो सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हिस्सा है, सेल मेम्ब्रेन का। ऐसे जो रूट हेयर होते हैं, एपिडर्मिस पढ़ा है ना, एपिडर्मिस रूट का, रूट की एपिडर्मिस है। रूट की एपिडर्मिस से इस तरीके से हेयर निकलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। तो रूट हेयर किसका मॉडिफिकेशन? सेल का। और सेल में किस हिस्से का मॉडिफिकेशन? अब चूंकि प्लांट सेल आप पढ़ रहे हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन। तो आप कह सकते हैं कि सेल एनवेलप का मॉडिफिकेशन।
किसका हुआ? सेल एनवेलप, मतलब सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन दोनों का मॉडिफिकेशन है। समझ में आ रहा? ये टॉपिक बहुत हो गया था इधर। सेल मेम्ब्रेन अगली बार बताएंगे। सेल वॉल वाला टॉपिक समझ लीजिए, क्योंकि सेल वॉल पढ़ा रहे हैं ना अभी, तो इससे रिलेटेड सेल वॉल पूरी तरीके से, हाँ यूकैरियोटिक सेल। सेल वॉल जो होती है कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन लिविंग। देखिए सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग। याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल में साइटोप्लाज्म भी लिविंग होता है, सेल मेम्ब्रेन भी क्या है? लिविंग है, लेकिन सेल वॉल नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है एक जगह फिक्स रहती है। सेल मेम्ब्रेन क्या हो सकती है? मूव भी कर सकती है, इधर से उधर मूवमेंट हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन में इलास्टिक होती है सेल मेम्ब्रेन, वो लिविंग पार्ट है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है, रिजिड है। रिजिड का बात तो समझते हैं, हार्ड है। ठीक है, कैसा है? नॉन लिविंग हुआ एंड रिजिड पार्ट है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने बताया, सेल को प्रोटेक्शन कौन देता है? सेल वॉल। सेल को बस्ट होने से कौन बचाता है? सेल वॉल। ठीक है, तो इसका फंक्शन हुआ प्रोटेक्शन। और एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है जानते हैं सीधा सीधा आपको उसी लाइन से आएगा। सबके पास बुक है ना? मैं यहाँ से लाइन बोल रहा हूँ, देखिए लिखा है, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स द शेप टू द सेल। ये सेल को केवल शेप ही नहीं देती है, बल्कि क्या है? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाती है, बाहर से कोई डैमेज ना हो सेल को, उसकी सुरक्षा करती है, सेल को इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, आगे लिखा है, आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड द बैरियर्स फॉर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स। यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ पॉइंट वाइज करके, फंक्शन नोट कर लीजिएगा। इसका पहला फंक्शन क्या है? शेप टू सेल। पहला फंक्शन क्या है? प्रोवाइड सेल को सपोर्ट देना, सेल को शेप देना। किसका है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन। चौथा है बैरियर फॉर मैक्रोमोलेक्यूल्स। 5 नंबर है प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ऐसे ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, कितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं? ये सेल वॉल का क्या हुआ? फंक्शन हुआ। ठीक है, शेप देना सेल को। सेल वॉल क्या करती है? सेल को शेप प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, यहाँ लिखा ना, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। इसके बाद सेल टू सेल रिकॉग्निशन, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स तो हर जगह नहीं है, तो एक सेल दूसरी सेल को पहचानती कैसे है? ग्लाइकोकैलिक्स से पहचानेगी ना। किससे पहचानेगी? ग्लाइकोकैलिक्स। और वो ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ होता है? वो सेल वॉल के ऊपर ही तो है। तो कहाँ है ग्लाइकोकैलिक्स? सेल वॉल के ऊपर है। तो आप कह सकते हैं सेल वॉल का फंक्शन हुआ ना, क्योंकि इसी के ऊपर क्या लगा है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और बैरियर फॉर मैक्रोमोलेक्यूल्स, मतलब एक बैरियर है, बाहर से मॉलिक्यूल सेल में इंटर, कोई ऐसा मॉलिक्यूल इंटर ना करे, कुछ मॉलिक्यूल इंटर ना करें सेल में,
बैरियर प्रोवाइड कराता है मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए और सेल को इन्फेक्शन से बचा सकता है। सेल वॉल क्या करती है? सेल को इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, अब अलग अलग फर्नीचर्स में सेल वॉल अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, बता दिया है। ठीक है, नोट किया ना ये टाइप्स ऑफ सेल वॉल। कितने तरीके की सेल वॉल है? देखिए टाइप्स में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल, तीन तरीके का सेल वॉल है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंड वन क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो तीन लेयर्स हो सकती हैं सेल वॉल में। सेल वॉल में कितना लेयर्स हो सकता है? तीन लेयर्स हो सकता है या तीन टाइप की सेल वॉल। ठीक है, कुछ प्लांट सेल ऐसी होती है जिसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल होगा, कुछ में क्या होगा? सेकेंडरी भी होगा और कुछ में क्या होगा? टर्शियरी होगा। तो प्राइमरी टर्शियरी को आप समझिए, टर्शियरी कहाँ होता है? देखिए मैं प्राइमरी सेकेंडरी को अभी डिफरेंस करके बता देता हूँ। टर्शियरी पहले जान लीजिए ये कहाँ है। ये आपको मिलेगा इन ब्रैकेट्स और जिम्नोस्पर्म। जानते हैं जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता है? वेसल्स नहीं होती हैं। ट्रैकिड्स मेन एलिमेंट है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ट्रैकिड्स में जो सेल वॉल होगा वो कौन सा होगा? टर्शियरी भी होगा। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी तो रहेगा ही, साथ में एक तीसरा लेयर भी रहेगा टर्शियरी, जो आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। सब में रहेगा, मतलब जिम्नो, हाँ सारे जिम्नोस्पर्म में ट्रैकिड्स में रहेगा, तीनों लेयर रहेगा। ऐसा नहीं कि केवल टर्शियरी रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी तो रहेगा, टर्शियरी भी रहेगा। समझ में आ गया? यहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिख सकते हैं अलॉन्ग विथ किसके साथ? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के साथ में टर्शियरी भी रहेगी। नोट कर लीजिए। केवल जिम्नोस्पर्म में कि सब में? हाँ केवल जिम्नोस्पर्म में, केवल जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स टर्शियरी मिलेगा, नहीं तो प्राइमरी सेकेंडरी सब में। अब अच्छे तरीके से समझना प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, एक साइड में देखिए, ये हो गया ना? यस सर। हटा रहे हैं इसको? यस सर। यस सर। यहाँ लिखना प्राइमरी सेल वॉल और यहाँ लिखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई एक सेल है, क्या है? सेल। ठीक है, इसकी सबसे बाहर जो लेयर है ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल सभी में मिलता है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सारे प्लांट सेल में मिलेगा, कोई प्लांट सेल ऐसे नहीं जिसमें प्राइमरी सेल वॉल ना हो। इसलिए प्राइमरी जानते हैं, जहाँ प्राइमरी वर्ड जुड़ जाता है उसका मतलब क्या है? वो बेसिक चीज है, तो लगभग सभी में मिलेगी। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल सभी मिलेगा, भी डिफरेंस दिखाएंगे। इसके बाद जब सेकेंडरी सेल वॉल होगा बनेगा, प्राइमरी सेल वॉल में एक लेयर होती है, ओनली वन लेयर, एक लेयर का बड़ा होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल बताइए अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा? अंदर बनेगा, इस साइड बनती है। इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ गया? इसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ? सेल वॉल के नीचे रहेगा। अभी सेकेंडरी बनाएंगे और अगर टर्शियरी भी है तो वो भी बनेगा, उसके बाद रहता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के नीचे क्या रहेगा ना? सेल मेम्ब्रेन। ये प्राइमरी सेल वॉल होगा, उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल बना रही है। देखिए सेकेंडरी में एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती है। एक लेयर बनाया, एक लेयर
हमने और बनाया, ये सेकेंडरी सेल वॉल के लेयर्स हो गया। और अगर टर्सरी है तो एक लेयर यहाँ पर टर्सरी का भी मिलेगा, टर्सरी एक लेयर होगी। हाँ 3 से 4 लेयर, ये बहुत ज़्यादा नहीं कि 150 लेयर नहीं होगा, 3 से 4 लेयर हो सकती हैं, कहीं कि 2 से 3 लेयर होती हैं, ठीक है, इतना लेयर नहीं। तो ये क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, और टर्सरी अंदर रहेगा। इसके बाद अब रहेगा सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद तो सेकेंडरी सेल वॉल बाद में बनती है। अब डिफरेंस में देखिए, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी में पहला डिफरेंस, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल, सारी प्लांट सेल में मिलेगा। और सेकेंडरी क्या है, नॉट इन ऑल प्लांट सेल, सारी प्लांट सेल में नहीं है, सभी में नहीं है, क्योंकि लिख दिया है नॉट, थोड़ा तेजी से लिखिएगा। सेकेंड डिफरेंस, प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, थिन। पेरेंट काइमा टिश्यू पढ़ा आपने ना, पेरेंट काइमा पढ़ा ना, और इसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स क्या करती हैं, हमेशा डिवाइड करती हैं। तो डिवाइड क्यों करती हैं, क्या कारण है, क्योंकि सेल वॉल बोलते हैं बहुत पतली है ना, सेल वॉल, सेल वॉल पतली है, लिखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल वॉल क्या होती है, बहुत थिन होती है। पेरेंट काइमा की सेल्स में भी सेल वॉल कैसी है, थिन है। लेकिन जब मैंने कॉलिन काइमा पढ़ाया था और स्क्लेरल काइमा, तो बोला था कि कॉलिन काइमा में सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल उस पर अंदर कॉर्नर पर कुछ पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने लग जाती है। सेल वॉल पर अंदर से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा क्या होने लग जाती है, डिपॉजिट होने लग जाती है, इकट्ठा होने लग जाता है। ये आपको कॉलिन काइमा में बताया था। स्क्लेरल काइमा में प्राइमरी सेल वॉल होगा, सेकेंडरी सेल वॉल भी होती है, क्योंकि वहाँ लिग्निन और सीबेरिन का अंदर से क्या होता है, डिपोजिशन चालू हो जाता है, सेल वॉल मोटी हो जाती है। तो सेल वॉल सबसे पतला कहाँ रहता है, प्राइमरी सेल वॉल पतली होती है, वो आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और पेरेंट काइमा में, ठीक है। कॉलिन काइमा, स्क्लेरल काइमा जो टिश्यू हैं, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी बनना चालू हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल बहुत मोटा हो गया तो सेल टाई कट जाएगा। फिर स्क्लेरल काइमा में यही तो होता है, स्क्लेरल काइमा टिश्यू पढ़ते हैं ना, उसमें सेल कैसी होती हैं, डेड, उनमें साइटोप्लाज्म खत्म, सेल वॉल काफ़ी मोटा, सेल वॉल में लिग्निन और सीबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, समझ लेना। तो प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, थिन है। ये है थिन है, इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी है, और ये क्या है, थिक है और रिजिड है, मतलब हार्ड मोटा और कठोर, समझ में आ रहा, रिजिड हार्ड है। अब बताइए, अगर ये थिन है तो ग्रोथ में मदद करेगा ना। प्लांट सेल में सेल का साइज बढ़ाना है, तो प्राइमरी सेल वॉल होगी तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, सेल डिवाइड आसानी से हो जाएगी, सेल में ग्रोथ हो जाएगा। अगर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल है तो बोलेंगे अब सेल में ग्रोथ नहीं होना, सेल मैच्योर हो गया, क्या हो गया, मैच्योर, बोलते ना परमानेंट टिश्यू बन गया। तो परमानेंट में पेरेंट काइमा एक ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल डिवाइड कर सकती हैं, बाकी कोई टिश्यू परमानेंट कभी डिवाइड नहीं करता, पेरेंट काइमा भी नहीं करता है। लेकिन रेयर केसेस में जो डी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, बताया था आपको, पेरेंट काइमा कभी कभी डिवाइड कर सकता है, बाकी कोई परमानेंट टिश्यू कभी डिवाइड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू क्या है, वो परमानेंट हो गया और वो डिवाइड नहीं करेगा ना। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये थिन है, इलास्टिक है, और ये हेल्प करती है हेल्थ एंड ग्रोथ, ग्रोथ में मदद करेगा एंड सेल डिवीजन में मदद करेगा। नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, मतलब कह सकते हैं कि प्लांट के जो पार्ट यंग रहते हैं उसमें प्राइमरी सेल वॉल रहती है, प्लांट के जो पार्ट मैच्योर हो जाते हैं, जब सेल क्या हो जाती है, मैच्योर, वहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल रहती है। और बहुत सारे डिफरेंस हैं तो अगली बार बताएंगे, ठीक है, आपको इसको समझाना, समझ में आ रहा है। ये पढ़ के आइएगा, और क्या क्या पढ़ के आना मैं बता देता हूँ आपको। सेल मेम्ब्रेन पूरा पढ़ के आइएगा, ठीक है, अगली बार आपको सेल मेम्ब्रेन बताना है
और टाइम मिलेगा तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो लिखा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें लिखा है। इसी के लिए अच्छे पास खेली जा रही ज्ञान की बातें